अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हैदराबाद से जिद्दा रवाना होने वाले आज़मीन हज के 20वें काफिले को आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश असेंबली के रुकन अब्दुल हफीज खान, एडिशनल सेक्रेटरी मोहकमा खिलत तैमूर, आंध्र प्रदेश उषा कुमारी, आंध्र प्रदेश हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताजुद्दीन आरिफ और तेलंगाना हज कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। क़ब्ल आज़मीन हज से खिताब करते हुए अमजद बाशा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो कौमी यकजहती और अमन व अमान के लिए काम करे। उन्होंने आज़मीन से अपील की कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और अस्कार में सर्फ करे। मुल्क में इत्तेहाद, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में खुसूसी दुआएं करें। मौलाना फजलुद्दीन निज़ामी ने दुआ की। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से इस साल न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी आज़मीन हज को रवाना हो रहे हैं। शुक्रमंद हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आज हम देखते हैं कि यहाँ पे हुज्जाज इकराम को जो सहूलियात उन्होंने यहाँ पे फराहम किए हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आज हमारे वसीउल्लाह खान साहब की ज़ेर निगरानी में तमाम हुज्जाज इकराम को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उनको सहूलियात प्रोवाइड किए गए हैं। पहली मरतबा आज AC टेंट हो या यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए AC बसेस का भी इंतजाम किए गए हैं। ये हैदराबाद शहर यहाँ पे तकरीबन बहुत 5 स्टेट से यहाँ पे हाजिज जाते हैं। इस बार तमिलनाडु से भी पहली मरतबा तमिलनाडु से भी तकरीबन पूरे 200 हाजी यहाँ से हैदराबाद से हज के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है हैदराबाद। और उसके बाद सब लोगों से, हाजियों से, हुज्जाज इकराम से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सब्र के साथ आप काम लें। कि बोले तो आप हज पे जा रहे हैं, एक मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं और वहाँ पे ज़रूर शैतान बहुत आपको वसवसे पैदा करेगा। आप में ज़रूर मामूली आदमी में उतना गुस्सा नहीं आता, अगर हम वहाँ जाने के बाद बात पे हमको गुस्सा आता है, वो शैतान के काम है। आप सब्र और एहतमाम के साथ आप काम लेना चाहिए। जब आप सब्र के साथ काम लेंगे तो इंशाअल्लाह आप सबका सफ़र आसान होगा। हम सब यही दुआ करते हैं कि आपका सफ़र आसान हो और आप सब लोगों से यही चाहते हैं कि आप आलम इस्लाम के लिए आप दुआ करें और खुसूसन जो हालात हमारे हिंदुस्तान में हैं इसके लिए आप खुसूसी दुआ करिए और हुकूमत आंध्र प्रदेश के लिए आप दुआ करिए। आइंदा दिनों में चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा साहब, MLA कर्नूल हफीज खान साहब और खुसरो शाह खान साहब जो TSRTC के रीजनल मैनेजर है, माशाल्लाह उनसे काफ़ी हमारे को ताउन हुआ है। मौलाना डॉक्टर रफीउद्दीन निज़ामी साहब और हमारे ऑफिसर शफीउल्लाह साहब जो उनके स्पेशल ऑफिसर है माशाल्लाह से, हफीज बाशा साहब और उषा कुमारी मैडम और ताजुद्दीन आरिफ साहब और ख़ासकर हमारे स्टेट हज कमेटी के मेंबर हमारे अबूतला अमजद साहब और जितने हाजी सब सामने बैठे उन सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आज अल्लाह ताला ने हमारे को तमिलनाडु के हाजियों की भी खिदमत का मौका दिया है। मैं अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर आप लोगों से भी अगर हमारे कमेटी से या हमारे स्टाफ से या कोई चीज़ की भी अगर ऐसी आप लोगों को कमी पेशी हो रही हो, आगरा के हाजी हो या तमिलनाडु के हाजी हो, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। क्यों कि आप लोगों का एक लंबा सफ़र था। कल हम खुद आप लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे, देखे आप हालात जितने वो थे कि माशाल्लाह, लेकिन आज आप लोगों को देखने के बाद ऐसा सुकून दिख रहा है माशाल्लाह से, एक रिलीफ में आ गए आप लोग। और कुछ ही लम्हे में आप लोग जो यहाँ से निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए, मैं आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ, ख़ासकर हमारे हुक्मरान के लिए और हमारी हुकूमत के लिए और बिल्कुल जो बाबू की रियासत है आंध्र प्रदेश उसके लिए। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून का माहौल कहीं है बोले तो सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। बाकी के रियासतों में आप देख सकते हैं वहाँ के हालात क्या हो रहे हैं, वहाँ बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, खासकर अपने गाँव के साथ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ दुआ की, खासकर हमारे मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अमन और शांति के लिए पूरे हिंदुस्तान में और बारिशों के लिए। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से टाइम न लेते हुए आप लोगों से रुख्सत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ियों और अखबारी मुलाजिमीन के साथ मरकज़ी हुकूमत के रवैये के खिलाफ
सहीफनिगारों ने आज मुल्क गिर एहतजाज किया। हैदराबाद में सहाफियों ने डिप्टी सेंट्रल लेबर कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इंडियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस एहतजाज की अपील की थी। बादशाह सहाफियों के वफद ने डिप्टी कमिश्नर लेबर से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लेबर कोड बिल वापस ले ले, क्योंकि इससे सहाफियों और मीडिया से वाबस्ता अफराद के मफादात को नुकसान पहुंचता है। वफद में डी श्रीनिवास रेड्डी, एम ए माजिद, डी अमर, वराहत अली, रियाज अहमद और दूसरे शामिल थे। खबरदार मीडिया स्वेच्छను హరింపజేస్తే కాపాడదాం పత్రికా స్వేచ్ఛను కాపాడదాం మీడియా స్వేచ్ఛను కాపాడదాం మీడియా జర్నలిస్టుల ఐక్యత జర్నలిస్టుల ఐక్యత We want justice. 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 కాపాడదాం వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల యాక్ట్ను కాపాడదాం వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల యాక్ట్ను జర్నలిస్టుల వేజ్ బోర్డులను కాపాడదాం మీడియా వేజ్ బోర్డులను हमसे जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा हमसे जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा हमसे जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा कापाडदाम मीडिया स्वेच्छनु कापाडदाम भाव प्रकटन स्वेच्छनु పరిరక్షిద్దాం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను వర్ధిల్లాలి వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల ఐక్యత We want justice. 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 రద్దు చేయాలి లేబర్ కోడ్ బిల్లును రద్దు చేయాలి లేబర్ కోడ్ బిల్లును రద్దు చేయాలి లేబర్ కోడ్ బిల్లును हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा आवाज दो आवाज दो आवाज दो కాపాడదాం భారతీయ చట్టాన్ని కాపాడదాం आवाज दो आवाज दो नहीं चलेगा नहीं चलेगा नाइंसाफी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नाइंसाफी नहीं चलेगा नहीं We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want బ్యానర్ గుంజుకోండి మధ్యలో బ్యానర్ ఇక్కడ తీసుకోండి మధ్యలో ఇవ్వండి స్లోగన్స్ justice. We want justice. We want justice. We want justice. ऐसा बोलते करते प्रेस मीडिया एक वाचडॉग होता है और ये सरकार इस वाचडॉग को ख़त्म करना चाहती है। इसके लिए 2 बिल लोकसभा में पेश किए गए और इस बिल के ज़रिए वर्किंग जर्नलिस्ट का जो डिनोमिनेशन होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जैसा कि अभी हमारे कायदीन बता रहे थे कि वेज बोर्ड जो हमारा जो है जो सैलरीज वगैरह हमारे रेगुलेशन तय करता है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। IJU की कॉल पर आज पूरे कंट्री में तमाम 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में ये पूरा ऑल इंडिया जो है डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है। और आप देखिए बारिश के बावजूद इतनी हेवी रेन है सुबह से, उसके बावजूद आज लोग खड़े हुए हैं और ये हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हैं यहाँ। जब तक प्रेस रहेगा तो डेमोक्रेसी रहेगी, अगर प्रेस नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए हम चाहते हैं कि दीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मिलजुल कर काम करें और स्ट्रगल करें और इस बात को देखें कि ये बिल हुकूमत विड्रॉ करे। शहर के सबसे बड़े दवाखाने उस्मानिया और कोठी में वाक़ ENT हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मंजूरी के खिलाफ बतौर एहतजाज आज दवाखानों के बाबू दाखिला पर पुरजोर एहतजाज किया और धरना दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल से पेशे तिब से वाबस्ता अफराद का बड़ा नुकसान होगा और हुकूमत मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्पिटल्स को तबाह व ताराज करना चाहती है।
down, down. NMC, down, down. Rich goes on to MBBS Mutlu. Rich goes on to MBBS Mutlu. Rich goes on to MBBS Mutlu. లైక్ చేసేది దేని గురించి అంటే ఎన్ఎంసీ బిల్ అని ఒకటి పెట్టారు. ఆ ఎన్ఎంసీ బిల్తో ఏం తీసుకొస్తాం అనుకున్నారంటే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లాగా ఒకటి పెట్టి ఆర్ఎంపీలతో ప్రాక్టీస్ చేయించడం. ఆర్ఎంపీలని ఒక 6 నెలలు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళతో మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్గా తీసుకొస్తాం. అంటే దీన్ని ఏం చేయడం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వైద్య రంగాన్ని కల్తీ చేయడం అన్నట్టు. వైద్య రంగం కూడా కల్తీ అయిపోతే ప్రజల ప్రాణాల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ వల్ల 3.5 lakh నాన్ మెడికల్ పీపుల్ అనేటోళ్ళు ఇప్పుడు వైద్య రంగంలోకి వచ్చి ప్రజల ప్రాణాలతోని ఆడుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో వాళ్ళందరినీ కాపాడాలంటే మేము డాక్టర్లు మా కోసమే కాదు ప్రజల కోసం కూడా చేస్తున్నాము. మేము ప్రజల సపోర్ట్ని కోరుకుంటున్నాం. దీనికి ప్రజలందరూ మాకు సపోర్ట్ చేయాలి. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। दोनों शहरों में मुसलसल 2 दिन से बारिश के नतीजे में शहर के आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह में खतरे इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ मौसम भी सर्द हो गया है। अगरचे कि आम जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कई इलाकों से सड़कों पर पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मिली है। सुबह और शाम के औकात में स्कूल और दफातर जाने वालों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। GSMC के इमरजेंसी स्क्वाड ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पहुंचकर पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। इसी दौरान मौके में मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। लंगर हाउस पुलिस ने मुगल का नाला के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान धूलपेट के रहने वाले 30 साल चंदन नवीन को गिरफ्तार किया और उसके पास से 11 किलो गांजा जब्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि उसने गांजे का ये जखीरा ओडिशा से लाया था ताकि हैदराबाद में फरोख्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए रिमांड को भेज दिया गया। लंगर हाउस इंस्पेक्टर श्रीनिवास, एडिशनल इंस्पेक्टर यादయ్య, बालास्वामी SI, उनका टीम राजू, साई बाबू, नरेश यादव, अजीज, मदन, ये पूरा जुमला मिलके व्हीकल चेकिंग में चंदन नवीन अलियास नवीन, एज 30 इयर्स, रेजिडेंट ऑफ जुमरत बाजार धूलपेटा को पकड़े। इसके साथ 10 kg गांजा मिले। इन प्रीवियस में मंगलहाट पुलिस स्टेशन में गांजा केस में मिला, वो केस भी है, 2 केस है। इसके ऊपर PDR लगा है। गांजा कहाँ मिला, कहाँ से लेके? ये गांजा उड़ीसा से लाया हुआ, बिजनेस करने के लिए उड़ीसा से लाया। ये कहाँ सप्लाई कर रहा था सर? इन लोकल वाला को सप्लाई कर रहे हैं। तो ज्यादातर ये अपने
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। राज्यसभा में गैर कानूनी सरगर्मियों के इस्दाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत NIA के इख्तियारात में इजाफा होगा और मरकज़ को अब किसी भी फर्द को दहशतगर्द करार देने और उसकी इमलाक व जायदाद को खर्च करने का इख्तियार मिल जाएगा। अपोजिशन की शदीद मुखालिफत और बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने की दरख्वास्त के बावजूद 104 वोटों की अक्सरियत से ये बिल मंजूर किया गया, जबकि बिल के खिलाफ सिर्फ 85 वोट पड़े। RTI तरमीमी बिल और तलाक़ सलासा के बाद ये तीसरा मुतनाज़ा बिल है जिसे हुक्मरान BJP ने ऐवान में अक्सरियत न होने के बावजूद मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस का जवाब देते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत इस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं करेगी और न ही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाएगी। उन्होंने कहा, इस बिल से सिर्फ दहशतगर्द और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस लोगों को डरने की ज़रूरत है। मजीद ये कि दहशतगर्दों के खिलाफ तेज़ी के साथ मुकदमा चलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों पर इम्तना से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पर पाबंदी लगाई जाए तो दहशतगर्द दूसरे नाम से एक और दुकान खोल लेते हैं। कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की जरूरत क्या है? सभापति महोदय, ये आतंकवाद के खिलाफ जो मामले NIA रजिस्टर्ड करती है वो बिल्कुल जटिल प्रकार के मामले होते हैं। इनके अंदर साक्ष्य मिलने की संभावनाएं कम होती है। अंतर्राज्य मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं। और जब NIA के अंदर NIA एक दरखास्त लेकर आती है, कानून का उपयोग कर अभी हम संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर सकते हैं। ये जब करते हैं तो चिदम्बरम जी ने कहा कि भाई संस्था तो व्यक्ति से बनती है, जब संस्था को आप आतंकवादी घोषित करते हो तो व्यक्ति को घोषित करने की जरूरत क्या है? मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में उसके इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं, तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदम्बरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है। मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के, और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे। अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता है बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली। कब तक प्रतिबंध लगाते जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। और ये कानून, आतंकवाद कोई अपने अकेले देश की समस्या नहीं है माननीय, आतंकवाद वैश्विक समस्या है। दुनिया के कई देशों के अंदर आतंकवाद से पीड़ित है, सबने अपने अपने कानून बनाए। हम तो थोड़ा लेट ही हो गए माननीय। मैं बताना चाहता हूं, USA में व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, चीन में करते हैं, इजराइल में करते हैं, यूरोपियन यूनियन में करते हैं, और UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 और 1333 के तहत UN भी घोषित करते हैं। और मुझे नहीं मालूम पड़ता कि हमें क्या डर पड़ा है मन के अंदर। और दुरुपयोग की बात कम से कम कांग्रेस के मित्र न करे तो अच्छा है, क्योंकि दुरुपयोग क्या, उनका जो इतिहास है, मैं कहने जाऊंगा तो 7 तारीख तक मेरा भाषण चालू रहेगा, मगर दुरुपयोग का इतिहास खत्म है। इनको मैं इमरजेंसी की याद दिलाना नहीं चाहता, क्या किया था इमरजेंसी।
देश के सभी अखबारों पर ताले, दूरदर्शन सरकार का सारे गम गाता था और सारे के सारे नेता जेल के अंदर 19 महीने तक किसी को कोई लोकतंत्र देश के अंदर रहा नहीं था। और आप हमें दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। जरा अपना पास्ट देख लीजिए। और दुरुपयोग क्यों किया था? देश पर खतरा था ना जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के इलेक्शन को रद्द कर उनको प्रधानमंत्री न रहने के लिए बाध्य किया था, इसलिए दुरुपयोग किया था। और आप हमें दुरुपयोग की बात कर रहे। अभी एक भाषण किया माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं। अभी चुनाव हार कर आए तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए। मगर सभापति महोदय मैंने उनको नहीं टोका है, मैंने उनको नहीं टोका है। हाँ तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही। आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआईए के 3 केस के अंदर ही सजा नहीं। क्यों नहीं हुई भला? मैं बताना चाहता हूं इस सदन को क्यों नहीं हुई। ये तीनों मामलों में पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं बताता हूं मान्यवर, मान्यवर में नहीं जाएगा। ये समझौता एक्सप्रेस, मान्यवर मैंने आगे कहा था यहां पर समझौता एक्सप्रेस में पहले कोई आरोपी पकड़े गए, बाद में अचानक लगा कि चुनाव साथ में आता है, कुछ संस्थाओं पर आरोप लगाना है, एक धर्म विशेष पर आरोप लगाना है, आतंकवाद को एक कलर से पेंट करना है, तो समझौता एक्सप्रेस के पकड़े गए लोगों को छोड़ा और नकली मामला बनाकर समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों को पकड़ने का काम किया। मान्यवर, ये कह रहे हैं कि क्यों छूट गए। कोर्ट का जजमेंट जरा पढ़ लीजिए, क्यों छूट गए। क्योंकि एनआईए कोई साक्ष्य खड़ा नहीं कर सकी। और आप कहोगे कि हमने सत्ता में आकर करा। मैं ये भी मामला स्पष्ट कर देना चाहता हूं मान्यवर, समझौता एक्सप्रेस का चार्जशीट 2013 में हुआ, 9 अगस्त 2012 में हुआ, पूरक चार्जशीट 12 जून 2013 में हुआ। हमने तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करे, साक्ष्य तो चार्जशीट के अंदर रख दिया आपने, जांच पूरी कर दी और वो जांच के अंदर जज को भी कुछ नहीं मिला, तब जाकर बरी हुए हैं। जवाब तो आपको देना है मान्यवर, उनको देना है जो आरोप आज लगा रहे हैं कि ये आरोपी अगर निर्दोष थे तो बम धमाका करने वाले को क्यों छोड़ दिया गया? किसका गुनाह है? छोड़ने का काम किसने किया? किसने पॉलिटिकल एजेंडा ले गए? इसी तरह से मक्का मस्जिद का भी चार्जशीट हमने नहीं किया सर, चार्जशीट उन्हीं के समय में हुआ है और आर्ग्यूमेंट भी उन्हीं के समय में हुए। मान्यवर, आप किसी को भी कोई आरोप करते हैं तब कम से कम इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है अगर सोच लेते तो आज मुझे लगता है कि ये बात उनको कहने का मौका नहीं मिलता। मान्यवर, जहां तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करने का सवाल है, मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे क्यों उपयुक्त है वो सदन के सभी सदस्य अच्छे से समझ जाएंगे। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी यासीन भटकल कई मामलों में 2009 से वांटेड था मान्यवर, और उसके बाद कलकत्ता पुलिस ने उसको पकड़ा। इसने अपना फर्जी नाम दिया, चेहरा निशान कुछ था नहीं और उसको छोड़ दिया, उसकी जामीन हो गई और वो वहां से निकल गया। अगर 2009 में यासीन भटकल को टेररिस्ट घोषित कर दिया होता तो देश के सारे पुलिस स्टेशनों में, सारी एजेंसियों में उसका फोटो भी होता, फिंगरप्रिंट्स भी होते और पूरी डिटेल होती और यासीन भटकल वही कलकत्ता की पुलिस से एनआईए की जद में आ गया हो। मान्यवर, ये जो हम घोषणा कर आए इसमें ह्यूमन राइट का भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप
आतंकवादी घोषित कर दोगे, बाद में क्या है, ऐसा नहीं है। इसके लिए अपील के लिए सरकार की कमेटी बनी है। एक दलीलाई सरकार की कमेटी तो आपकी ड्राइंग रूम कमेटी है। मैं बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी कमेटियां अच्छे तरीके से काम करती है। फिर भी इसके बाद रिव्यू कमेटी, इसमें अपील होती है। इसके चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज या मुख्य न्यायाधीश होते हैं और ये रिव्यू कमेटी एक क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। इसके अंदर भी इसके खिलाफ अपील हो सकती है और उसके बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। मुमताज टीवी एंकर रवीश कुमार को, जिन्होंने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और हकीकत पर मबनी तजिया नगारी के सबब पूरे मुल्क में अपनी पहचान बनाई है, 2019 का मैक्से अवार्ड दिया गया है। वो दुनिया भर के उन 5 अफराद में शामिल है जिन्हें इस साल का ये विखार अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। मुल्क की मुमताज सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियतों ने NDTV के रवीश कुमार को मुबारकबाद दी। उनमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती काबिल जिक्र हैं। हिंदुस्तान की जिन दीगर शख्सियतों को अब तक ये अवार्ड मिला है, उनमें मशहूर कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण, सहाफ़ी साईनाथ, अरुण शौरी और साबिक IPS ऑफिसर किरण बेदी शामिल हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. जैसे को तैसा की मिसाल उत्तर प्रदेश में देखी गई। फिरोजाबाद में बरखी के मौके में एक लाइनमैन ने पुलिस से इंतकाम लेने के लिए घर से एक पुलिस स्टेशन को, जो 6 लाख रुपए के बकायाजात बाकी थे, बरखी की सरबराही मुनक़ता कर दी। बताया जाता है कि पुलिस ने मंगल की शाम को बरखी मौके के लाइनमैन श्रीनिवास को हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना किया। उसने पुलिस वालों से कहा कि पुलिस स्टेशन 6-6 लाख रुपए बाकी है और हमको ट्रैफिक खवायश सिखाए जा रहे हैं। उसने कहा कि वो गली कोचों में ही काम कर रहा है, इसलिए हेलमेट नहीं पहना, चुनाचे उसे छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और चालान फाड़ दिया, जिसके बाद गुस्से के आलम में लाइनमैन ने लाइन पार पुलिस स्टेशन की बरखी की सरबराही मुनक़ता कर दी। बरखी और पुलिस के आलादारों की मदाखलत पर 4 घंटे बाद पुलिस स्टेशन को बरखी की बहाली अमल में आई। इसी दौरान दक्षिण आंचल विद्युत वितरण निगम के सब डिविजनल ऑफिसर ने बताया कि पुलिस स्टेशन को कई बार याद दहानी कराई गई, उसके बावजूद बिल अदा नहीं किए गए।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।